नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत प्रारंभिक संकल्पना काव्य का अर्थ एवं स्वरूप पर विचार करेंगे। तृतीय वर्ष कला हिंदी विशेष 4 अर्थात यस4 इस विषय के अंतर्गत काव्यशास्त्र के विभिन्न मुद्दों पर हमें अध्ययन करना है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है काव्य। इस काव्य टॉपिक के अंतर्गत हमें प्रारंभ में काव्य शब्द का अर्थ एवं स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले काव्य शब्द का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, ये शब्द कैसे कहाँ से आया। इसके बाद काव्य शब्द का अर्थ हमें समझना है। उसके बाद साहित्य शब्द का अर्थ समझना है और काव्य और साहित्य शब्द के संबंध में विचार व्यक्त करने हैं। उसके बाद काव्य के विभिन्न भेदों पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे और फिर अंत में काव्य के स्वरूप को लेकर हम विचार व्यक्त करेंगे या हम उस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, भारतीय साहित्य में वैदिक काल से लेकर साहित्य लेखन की परंपरा जो है वह चली आ रही है। भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेद माने जाते हैं। उसमें भी ऋग्वेद भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब इस ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यके, पुराण आदि अनेक व्यापक मात्रा का साहित्य उस कालखंड में लिखा गया है। तो यहाँ से काव्य शब्द के प्रयोग की शुरुआत हो जाती, मतलब वैदिक साहित्य से लेकर काव्य शब्द का प्रयोग जो है वह साहित्य के संदर्भ में व्यापक मात्रा में होता आया है। अर्थात उस समय साहित्य यह शब्द नहीं था। मतलब अगर हम वैदिक साहित्य में देखें या वैदिक जो भी वाङ्मय लिखा गया है, वैदिक साहित्य जो काव्य लिखा गया है उनमें देखें तो उनमें काव्य शब्द का ही प्रयोग मिलता है, उनमें साहित्य शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। अर्थात उस समय सभी प्रकार के लिखित साहित्य को काव्य कहा जाता था। मतलब चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों ही प्रकार के साहित्य को प्रारंभिक कालखंड में काव्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय साहित्य नाम का कोई शब्द उपलब्ध नहीं था। इसका उत्तम उदाहरण अगर हमें देखना है तो हम जो प्राचीन संस्कृत आचार्य हैं उन्होंने विभिन्न समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे हैं। इन समीक्षात्मक ग्रंथों के नाम हम देख सकते हैं कि इन आचार्यों ने अपने ग्रंथों के नाम, भले ही वे समीक्षात्मक ग्रंथ है, मतलब उनका स्वरूप गद्यात्मक है, इसके बावजूद उन्होंने उन ग्रंथों के नाम में काव्य शब्द का प्रयोग किया है। जैसे आचार्य भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार, ये समीक्षात्मक ग्रंथ है जिसमें अलंकार को या अलंकार सिद्धांत की स्थापना की है। उसी प्रकार से आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। मतलब ऐसे अनेक उदाहरण उस कालखंड में हमें देखने को मिलेंगे कि ये समीक्षात्मक ग्रंथ होने के बावजूद इनका नामकरण काव्य शब्द के आधार पर किया गया है। इसका तात्पर्य ये साफ हो जाता है कि उस समय साहित्य नाम का कोई शब्द नहीं था, केवल काव्य यही शब्द था और सभी प्रकार के साहित्य में को, चाहे फिर वह गद्य हो या पद्य हो, सभी प्रकार के साहित्य को उस समय काव्य कहा जाता था। तो ये हुआ थोड़ा सा काव्य शब्द का इतिहास। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि लगभग एक 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास साहित्य शब्द निर्माण हुआ है। मतलब मूल शब्द काव्य है, साहित्य शब्द काफ़ी बाद में आया है और 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास यह शब्द निर्माण हुआ है। प्रारंभ में काव्य और साहित्य ये दोनों शब्द समानार्थी थे, एक ही अर्थ में समस्त साहित्य के लिए प्रयोग किए जाते थे। मतलब सभी प्रकार के साहित्य को काव्य अथवा साहित्य कहा जाता था।
लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर किसी एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी भाषा में निर्माण होते हैं तो वे शब्द अधिक समय तक चल नहीं पाते, क्योंकि ये भाषा विज्ञान का एक सिद्धांत है, एक नियम है। और इस सिद्धांत के अनुसार हमेशा ऐसा होता है कि अगर दो या दो से अधिक एक ही अर्थ के शब्द निर्माण हो जाए तो उसमें से किसी एक शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, या एक शब्द का अर्थ या तो अधिक व्यापक हो जाता है या अधिक सीमित हो जाता है। तो ये हमेशा होता आया है। काव्य या साहित्य शब्द को लेकर भी यही हुआ है, क्योंकि आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो आगे जाकर साहित्य शब्द उसी अर्थ में, मतलब काव्य के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, और काव्य शब्द धीरे धीरे आगे जाकर उसका अर्थ छोटा होता गया, उसका अर्थ सीमित होता गया। आज अगर हम देखें तो आज काव्य से तात्पर्य है केवल कविता या केवल पद्य, मतलब आज काव्य शब्द का अर्थ सीमित हो गया है, वह केवल कविता या केवल पद्य के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन साहित्य शब्द आज गद्य और पद्य दोनों के अर्थों में प्रयुक्त होता है। मतलब साहित्य शब्द पीछे से आया, लेकिन मूल जो लिखित सामग्री है उसके अर्थ में उसका प्रयोग जो है वो होने लगा। काव्य शब्द पहले से प्रयुक्त होता था, लेकिन कालांतर में उसका अर्थ धीरे धीरे सीमित होकर आज उसका अर्थ केवल पद्य या केवल कविता के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा है। तो ये हुआ काव्य शब्द और साहित्य शब्द के बारे में। फिर हमने देखा कि आगे जाकर साहित्य शब्द अपने उसी मूल रूप में रहा, लेकिन काव्य शब्द जो है उसका अर्थ सीमित होता गया। अब हम काव्य और साहित्य इन दोनों शब्दों के अर्थों को लेकर विचार करेंगे। वैसे काव्य शब्द मूलतः ऐसा माना जाता है कि कवि शब्द से निर्माण हुआ है, मतलब काव्य शब्द मूल नहीं है, मूल है कवि शब्द। अब कवि शब्द जो है वह उसके आधार पर काव्य शब्द का निर्माण हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि कवेहा कर्मम काव्यम, कवेहा कर्मम काव्यम, अर्थात कवि का कर्म काव्य है। अर्थात कवि जो कर्म करता है, कवि जो लेखन का काम करता है वह काव्य है। इस अर्थ में काव्य शब्द का निर्माण जो है वह प्रारंभिक कालखंड में हुआ है, मतलब इसके मूल में कवि शब्द है। अब कवि शब्द के संदर्भ में अगर जानकारी प्राप्त करें तो कवि शब्द जो है उसमें मूलतः कु धातु है, और कु धातु में घय प्रत्यय लगाकर ये कवि शब्द जो है वह निर्माण हुआ है। मतलब कवि शब्दों को अगर हम देखें तो कवि में कु धातु में इच प्रत्यय लगाकर ये निर्माण हुआ है, और जिसमें या जिसका सामान्य अर्थ है बोलना, कलरव करना या आवाज करना, आवाज करना, बोलना या कलरव करना, इस संदर्भ में कु धातु का प्रयोग होता है। लेकिन कु धातु से कवि शब्द बना, कवि से काव्य शब्द बना है, और समस्त लिखित सामग्री के लिए शुरुआत में ये काव्य शब्द प्रयोग किया जाता रहा है। और इसी संदर्भ में कवेहा कर्मम काव्यम, या कवि का कर्म काव्य है, इस प्रकार से माना गया है। अब इसको लेकर अनेक विद्वानों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। इनमें से कुछ विद्वानों के विचारों को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें अभिनव गुप्त का मत देखना पड़ेगा। अभिनव गुप्त ने कहा है कवनीयम काव्यम, कवनीयम काव्यम, अर्थात कवि की जो अनुभूतियां हैं, कवि की जो भावनाएं हैं वह काव्य है। इसी प्रकार मेदिनी कोश नाम का एक ग्रंथ है जिसके अंतर्गत काव्य के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं, और इस मेदिनी कोश ग्रंथ में कहा गया है कि कवेरिदम काव्यम भावो वा इति काव्यम, कवेरिदम काव्यम भावो वा इति काव्यम। इसका अर्थ ये होता है कि काव्य जो है वह कवि का कर्म है, या कवि जो करता है, कवि जो कुछ लिखता है वह काव्य है। इस अर्थ में काव्य शब्द का प्रयोग होता रहा है। अब सामान्य शब्द में अगर हम देखें, सामान्य रूप से अगर हम देखें तो मूलतः समस्त लिखित जो सामग्री है, समस्त लिखित जो साहित्य है उसके लिए काव्य शब्द का प्रयोग जो है वो शुरुआत में होता रहा है। इसके बाद जैसे हमने देखा साहित्य शब्द निर्माण हुआ, तो थोड़ा सा साहित्य शब्द के अर्थ के बारे में जानना भी जरूरी है। अब साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति या साहित्य शब्द की जो निर्मिति है वह ऐसी मानी जाती है कि वह सम, हित और यत, सम, हित और यत, इन तीन शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें समहित शब्द अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ को लेकर भी विद्वानों ने विचार किया है, और इसके अंतर्गत विद्वानों ने कहा है कि सहितस्य भावः इति साहित्यम, सहितस्य भावः इति साहित्यम, अर्थात जिसमें सहित होने का भाव होता है, जिसमें सहित
या जीवन के साथ होने का भाव होता है उसे साहित्य कहा जाता है। अब इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ ये भी दिया है कि हित मतलब कल्याण, अर्थात जिसमें कल्याण की भावना है, जिसमें हित है, जिसमें समाज का कल्याण है, समाज का हित है, लोक मंगल है, वह साहित्य है। तो इस प्रकार से साहित्य शब्द का एक अर्थ दिया जाता है। दूसरे कुछ विद्वानों ने इसे थोड़ा उलट पुलट कर भी कह दिया है। उनका कहना है हितेन तस्य भावः साहित्यम, हितेन तस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिसमें हित होने का भाव होता है, सहित होने का भाव होता है, वह साहित्य है। मतलब दोनों ही व्युत्पत्तियां, मतलब सहितस्य भावा इति साहित्यम कहे या हितेन तस्य भावः साहित्यम कहे, दोनों का अर्थ लगभग एक समान है या लगभग एक ही है, केवल शब्दों का थोड़ा सा हेरफार उन्होंने कर दिया है। और उसके मूल में यही है कि जिसमें सहित होने का भाव है या जिसमें हित है, जिसमें समाज के कल्याण की कामना है और जो जीवन के साथ है, जीवन के सहित है, उसे साहित्य कहा जाता है। तो ये हुआ साहित्य शब्द का अर्थ। अब सामान्य रूप से अगर हम देखें तो काव्य या साहित्य है क्या? तो सामान्यतः कवि या साहित्यकार अपनी जो अनुभूतियां है, अपने जो भाव है, इनकी विचार, इनकी अभिव्यक्ति कह सकते हैं, जिसमें करता है वह है काव्य या साहित्य। मतलब कवि की अनुभूतियां, कवि की जो भाव है, इनकी मार्मिक और कलात्मक अनुभूति जिसके अंतर्गत होती है वह है साहित्य। मतलब कवि जो भी उसके अनुभव है, जो भी उसके भाव है, वह एक कलात्मक पद्धति से जब व्यक्त करता है, शब्दों के माध्यम से उसे एक साकार बनाता है, तो उसे सामान्य अर्थों में काव्य कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। अब कवि के भाव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कवि के भाव अपने अलग है, लेकिन सामान्य बात इसमें एक होती है कि कोई भी कवि क्यों न हो, वह जो सामग्री ग्राह्य लेता है या सामग्री ग्रहण करता है, वह अपने आसपास के परिवेश से, अपने जीवन और जगत से ये सारी अनुभूतियां वह ग्रहण करता है और आसपास के जीवन और जगत से ये सारी अनुभूतियां ग्रहण करके, प्राप्त करके वह अपने साहित्य में कलात्मक पद्धति से, आकर्षक पद्धति से या मार्मिक पद्धति से व्यक्त कर देता है। और यह कलात्मक, मार्मिक या आकर्षक प्रस्तुति जो है वह साहित्य है। फिर यहाँ पर एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई भी सामान्य चीज़ व्यक्त करते हैं तो उसमें वह शायद आकर्षकता नहीं होगी, वह कलात्मकता नहीं होगी। तो इसी कारण जिसमें कलात्मकता नहीं है, जिसमें आकर्षकता नहीं है, तो उसे साहित्य नहीं माना जाएगा, उसे काव्य नहीं कहा जाएगा। जिसमें कलात्मक प्रस्तुति है, जिसमें एक आकर्षकता है, रमणीयता है, रस है, सौंदर्य है, उसे ही साहित्य माना जाएगा। तो सामान्य वार्तालाप, सामान्य बातचीत या सामान्य लेखन और साहित्य लेखन या काव्य लेखन, इसमें ये मूलभूत अंतर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो सामान्य या अत्यंत संक्षेप में कहे तो जीवन के भाव या जीवन और जगत के भाव, इनकी अभिव्यक्ति साहित्य है। केवल यह अभिव्यक्ति कलात्मक, सौंदर्यात्मक और रमणीय होने आवश्यक है। इसी कारण विद्वानों ने साहित्य के अंतर्गत कलात्मकता या रमणीयता को बहुत अधिक महत्व दिया है। दूसरी बात यह भी है कि साहित्य मतलब उसमें जीवन और जगत के, क्योंकि कवि जो कुछ ग्रहण करेगा वह कहाँ से करेगा? अपने आसपास के परिवेश से ही करेगा, क्योंकि वह जिस जीवन और जगत में रहता है, वह जहाँ पर निवास करता है, उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास की जो परिस्थिति है, उसे वह अपने साहित्य में व्यक्त करता है। हाँ, एक बात जरूर है कि वह एक अपनी विशिष्ट कल्पना, क्योंकि कवि के पास एक विशिष्ट प्रतिभा होती है और अपनी विशिष्ट प्रतिभा के जरिए और एक कल्पना के सहयोग से वह अपने भावों को और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश करता है और इतना आकर्षक बना देता है, इतना प्रभावी बना देता है कि जब वे भाव काव्य में व्यक्त होते हैं तब वे अकेले कवि के भाव नहीं रहते, तो वे सामान्य लोगों के भाव बन जाते हैं, हमारे अपने, हमारे आपके सबके भाव बन जाते हैं। तो ये उन कवि के भावों का वैशिष्ट्य होता है। मतलब जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि अरे मेरे भी यही भाव थे, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि शायद भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है या जिसे हम प्रतिभा कह सकते हैं, वह प्रतिभा हम में नहीं थी, वह प्रतिभा कवि में थी, इसलिए कवि ने उसे व्यक्त कर दिया। लेकिन कवि के भाव कवि के केवल नहीं है, तो वह निर्वैयक्तिक है और निर्वैयक्तिक होने के कारण वे साहित्य का रूप ले लेते हैं और फिर वह साहित्य एक प्रभावी रूप से सामने आता है। तो ये तो हुआ थोड़ा सा उसका स्वरूप।
या उसके बारे में उसके शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी। अब साहित्य के वर्तमान स्वरूप पर अगर हम विचार करें तो साहित्य को हम दो भेदों में विभाजित कर सकते हैं, एक काव्य और दूसरा गद्य। उसे ही गद्य और पद्य भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो वह लेकिन शुरुआती दौर से देखें तो शुरुआती अगर काव्य शब्द का मूल प्रयोग देखें तो मूल प्रयोग होता है गद्य और पद्य दोनों अर्थों में। हाँ, आज की बात अलग है, आज साहित्य शब्द का अर्थ गद्य पद्य है, काव्य शब्द का अर्थ केवल पद्य है। लेकिन यहाँ हम जो काव्य शब्द का अर्थ लेंगे वह गद्य पद्य अर्थात अपने व्यापक अर्थ में, अपने मूल अर्थ में लेंगे। और इस मूल अर्थ की दृष्टि से हम देख सकते हैं काव्य के दो भेद माने जाते हैं, एक है गद्य, दूसरा है पद्य। अब गद्य देखा जाए तो गद्य के भी दो भेद माने जाते हैं, कथन परक गद्य और कथेतर गद्य। कथन परक गद्य से तात्पर्य जिसका बेस, जिसकी नींव कथा होती है, अर्थात बिना कथा के इनका लेखन संभव नहीं है, ऐसा जो साहित्य है उसे कथन परक गद्य कहा जाता है। सामान्यतः उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी ये चार विधाएं ऐसी है कि जिनका लेखन बिना कथा के संभव नहीं है, इसलिए इन्हें कथन परक गद्य कहते हैं। बाकी जो अन्य विधाएं हैं जिनमें शायद कथा उतनी जरूरी नहीं होती, जिनमें भाव, विचार या परिवेश, तत्कालीन परिस्थिति ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे साहित्य को कथेतर गद्य कहा जाता है। मतलब इसमें कथा मूल नहीं है या कथा इसका बेस नहीं है, बल्कि कथा के अलावा भी अनेक चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती है, वह है कथेतर गद्य। कथेतर गद्य में जीवनी, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी, रिपोर्टाज ऐसी अनेक विधाएं हैं जिनका समावेश कथेतर गद्य के अंतर्गत हो जाता है। तो ये हुए गद्य के दो भेद, कथन परक गद्य, कथेतर गद्य। अब काव्य का दूसरा भेद है पद्य। पद्य के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो जो लयबद्ध रचना है, जो संगीतात्मक या लय, ताल, तुक वगैरह इनके आधार पर लिखी गई रचना है, वह है पद्य। पद्य के वैसे अनेक भेद है, लेकिन उसमें भी दो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य अर्थात एक बड़ा दीर्घ काव्य होता है, एक बड़ी सी कथा होती है, सामान्य नायक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अनेक घटनाओं का अंकन इसके अंतर्गत होता है और काफी विस्तार के साथ कवि इन सबका अंकन करता है। प्रबंध काव्य के भी अनेक भेद होते हैं, जिसमें से दो भेद प्रमुख है, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य से मतलब है इसमें नायक के जीवन से मृत्यु तक की अनेक घटनाएं आएगी, लगभग 10 से अधिक सर्ग होंगे और एक व्यापक कथा, व्यापक उद्देश्य को लेकर इसकी रचना की जाएगी। तो दूसरी ओर खंड काव्य में जीवन का कोई एक खंड, घटना, प्रसंग इनका ही विस्तार से अंकन किया जाएगा, मतलब इसमें नायक का संपूर्ण जीवन नहीं आएगा, तो यह खंड काव्य है। दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक अर्थात मुक्त काव्य, मतलब जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्य के बारे में विचार करें तो प्रबंध काव्य बंधन युक्त काव्य है, मतलब इसमें अनेक प्रकार के बंधन है, रस, अलंकार, छंद या अनेक बाकी रचना शैली, इनको लेकर कुछ न कुछ बंधन जो है वह हमें प्रबंध काव्य में दिखाई देते हैं। सामान्य रूप से भी अगर देखें तो प्रबंध काव्य में, महाकाव्य में ऐसा कहते हैं कि 10 से अधिक सर्ग हो, खंड काव्य में 10 से कम सर्ग हो, महाकाव्य या खंड काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से हो, प्रत्येक सर्ग में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया हो, ये कुछ बंधन हमें प्रबंध काव्य के भीतर दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा कोई बंधन जो है वह मुक्तक काव्य में नहीं है। मुक्तक काव्य पूरी तरह से मुक्त काव्य है, या एक प्रकार से उसे मुक्त छंद में लिखा काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं निराला जी ने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया था और उसके बाद मुक्तक काव्य का लेखन जो है वह व्यापक मात्रा में होने लगा था। तो मुक्तक काव्य के भी अनेक प्रकार, अनेक भेद किए जाते हैं, उसमें दो प्रमुख है, एक है गीति मुक्तक और दूसरा है पाठ्य मुक्तक। तो काव्य के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि कुछ काव्य ऐसा होता है कि जो संगीत की राग रागिनियों के आधार पर लिखा जाता है, जिसमें गीति शैली का प्रयोग होता है या गीतात्मक शैली का प्रयोग होता है, उसे कहा जाता है गीति मुक्तक, जिसे अंग्रेजी में सॉन्ग या लिरिक्स या लिरिकल पोएट्री भी कह सकते हैं। तो वह गीत है, वह संगीत उसका बेस है और संगीत के आधार पर, संगीत के ताल, सुर आदि के आधार पर वह लिखा गया है, तो वह हुआ गीति मुक्तक। दूसरा काव्य ऐसा भी होता है कि जो केवल पढ़ा जा सकता है, शायद संगीत की राग रागिनियों के आधार पर गाया न जा सके, ऐसे काव्य को पाठ्य मुक्तक के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम पोएम या पोएट्री कह सकते हैं, मतलब पोएम और पोएट्री अलग है, लेकिन पोएम और पोएट्री जो है वह एक है। तो दूसरी ओर सॉन्ग
या लिरिक्स अलग है। तो ये उनमें भिन्नता, मूलतः इनकी भिन्नता का मुख्य कारण होता है संगीत। संगीतात्मकता जिसमें है, संगीतबद्धता जिसमें है वह गीत है, और संगीतबद्धता जिसमें नहीं है वह पाठ्य काव्य है, पाठ्यमुक्तक है। तो इस प्रकार से काव्य के विभिन्न भेद होते हैं, मतलब इन सभी भेदों का, इन सभी प्रकारों का समावेश काव्य के अंतर्गत होता है। इसका मतलब यह है कि काव्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। दूसरी ओर काव्य के स्वरूप को कुछ भागों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, या काव्य के स्वरूप को दो भागों में विभाजित करके भी देखा जाता है। एक है उसका आंतरिक स्वरूप और दूसरा है उसका बाह्य स्वरूप। अब आंतरिक स्वरूप में सामान्यतः काव्य की अंतरात्मा से संबंधित या काव्य की आत्मा से संबंधित, काव्य की आंतरिक स्थिति से संबंधित जो सारे घटक हैं उनका समावेश काव्य के आंतरिक स्वरूप में होता है। तो काव्य की बाह्य रचना जो है इससे संबंधित घटकों का समावेश काव्य के बाह्य स्वरूप में होता है। अब आंतरिक स्वरूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काव्य, सामान्यतः काव्य को लेकर भारतीय काव्य शास्त्र में काफी व्यापक मात्रा में विचार हुआ है। मतलब प्राचीन काल में भरत मुनि से लेकर आधुनिक काल में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत तक या डॉक्टर भगीरथ मिश्र तक अनेक विद्वानों ने काव्य के स्वरूप पर विचार करते समय काव्य के आंतरिक स्वरूप को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, और काव्य के आंतरिक स्वरूप में उन्होंने विभिन्न घटकों का समावेश किया जाता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो भाव या विचार ये काव्य का मूल घटक है, लेकिन भाव या विचारों के साथ सौंदर्य, कलात्मकता, कल्पना आदि बातें भी उसके अंतर्गत आ जाती है। और इसी कारण अनेक विद्वान जो है वह काव्य के आंतरिक स्वरूप को विवेचित करते समय उसे 5 घटकों में या 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो उन पर भी हम थोड़ा सा संक्षेप में विचार करेंगे। एक है भावों की तीव्रता। काव्य में भाव तीव्र होना चाहिए, क्योंकि कविता की परिभाषा ही इस प्रकार से दी जाती है कि उसमें भावों की तीव्रता या भावों की प्रबलता अत्यंत आवश्यक होती है। इस संदर्भ में हम पाश्चात्य कवि और समीक्षक विलियम वर्ड्सवर्थ का उदाहरण ले सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा देते समय कहा था, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। मतलब कवि की जो अनुभूतियाँ होंगी वह प्रबल होंगी, वह तीव्र होंगी, और कवि की अनुभूतियाँ, कवि के भाव जितने अधिक प्रबल होंगे, जितने अधिक तीव्र होंगे, उसकी अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही मार्मिक, उतनी ही आकर्षक हो सकती है। तो यही बात हमें अनेक भारतीय विद्वानों ने भी स्वीकार की है। इसी कारण भावों की तीव्रता को कविता का मूल आधार माना जाता है, क्योंकि भाव जितने अधिक तीव्र होंगे, जितने अधिक प्रबल होंगे, काव्य उतना ही अधिक प्रभावी होगा। क्योंकि सामान्य रूप से अगर विचार करें तो भाव सबके पास होते, मेरे पास होते, आपके पास होते, सभी के पास होते, लेकिन सभी कवि नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे भावों में वह तीव्रता नहीं होती, हमारे भावों में वह प्रबलता नहीं होती, जिसके कारण हमें या हम काव्य लेखन नहीं करते। लेकिन कवि के भाव अत्यंत प्रबल, अत्यंत तीव्र, तरल होते हैं, और इसी कारण कवि अपने भावों को काव्य में अभिव्यक्त कर पाते हैं। दूसरा है अनुभूति की व्यापकता। लेकिन हमारी अनुभूति आमतौर से संकुचित होती है। हम केवल अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन कवि का जो दृष्टिकोण होता है, कवि एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, उसमें एक व्यापकता होती है। और इसी कारण काव्य में यह अनुभूति जितनी व्यापक होगी वह कविता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अनुभूति अगर संकुचित या सीमित होगी तो वह कविता अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए कविता के या काव्य के बाह्य आंतरिक स्वरूप में अनुभूति की व्यापकता को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। फिर तीसरा है कल्पना। अब कुछ विद्वान कल्पना को नहीं मानते, लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया है। खास करके कॉलरिज नामक विद्वान है जिन्होंने कल्पना को काव्य का सबसे प्रमुख तत्व या काव्य का सबसे प्रमुख घटक घोषित किया है, और उन्होंने कल्पना के बिना काव्य की स्थिति स्वीकार नहीं की है। उनका मानना यह है कि काव्य में कल्पना है तो काव्य आकर्षक बनता है, काव्य प्रभावी बनता है, कल्पना नहीं है तो काव्य प्रभावी नहीं बनता है। अब भारतीय विद्वान शायद कल्पना को उतना महत्व नहीं देते हैं, फिर भी कुछ मात्रा में हमें कल्पना का प्रयोग करना ही पड़ता है। मतलब चाहे अनुभूति कितनी तीव्र क्यों न हो, चाहे भाव कितने ही व्यापक प्रबल क्यों न हो, फिर भी कविता को आकर्षक बनाने के लिए, कविता को रमणीय बनाने के लिए हमें थोड़ी सी कल्पना उसमें डालना आवश्यक हो जाता है। थोड़ी सी कल्पना डालने से उसका एक आकर्षक रूप हमें प्राप्त होता है। चौथा है रसात्मकता और सौंदर्य बोध। जैसे हम जानते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृत आचार्य भरत मुनि ने काव्य में रस को सर्वाधिक
सर्वाधिक महत्व दिया है, और रस निष्पत्ति अगर होती है तो वह काव्य अधिक प्रभावी माना जाता है, तो वह भी काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व या घटक माना जा सकता है। जिसमें रस है वही काव्य श्रेष्ठ है, वही काव्य उत्कृष्ट है। और रस किसमें होगा? जिसमें सौंदर्य बोध होगा, जिसमें आकर्षकता होगी, जिसमें प्रभाव होगा, वही काव्य जो है वह रस निष्पत्ति कर पाएगा, पाठकों को अपने एक प्रभाव में ले पाएगा, या ऐसे ही काव्य का प्रभाव पाठकों पर होगा जिससे पाठक इस काव्य से प्रभावित होकर उसके एक महत्व को जान पाएंगे। और अंतिम है भावों का उदात्तीकरण। भारतीय काव्यशास्त्र में उदात्त को काफ़ी महत्व दिया गया है। हाँ, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी लोंजाइनस जैसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने उदात्त तत्व को काव्य का सबसे प्रमुख तत्व घोषित किया है। फिर भी वहाँ पर अधिकांश रूप में उदात्त को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन जहाँ तक भारतीय काव्यशास्त्र की बात है, भरत मुनि से लेकर आधुनिक आचार्यों तक हम विचार करें तो सभी आचार्यों ने उदात्तता को या उदात्तीकरण को काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसलिए इसे भी काव्य के स्वरूप में महत्वपूर्ण माना है। तो ये 5 घटक है: भावों की तीव्रता, अनुभूति की व्यापकता, कल्पनाशीलता, रसात्मकता और सौंदर्य बोध तथा भावों का उदात्तीकरण। ये सब मिलकर कविता का आंतरिक स्वरूप निश्चित करते हैं, या ये सब मिलकर कविता का आंतरिक स्वरूप बनाते हैं। अब हुआ बाह्य स्वरूप देखेंगे। बाह्य स्वरूप के अंतर्गत काव्य की बाह्य सजावट जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम अंदर से हमारे मन, हमारा आत्मा, हमारे भाव ये हमारे आंतरिक स्वरूप को व्यक्त करते हैं, तो बाह्य हम जैसे कपड़े पहनते वगैरह, जैसे रहते हैं, जो मेकअप वगैरह करते हैं, ये हमारे बाह्य स्वरूप को दर्शाता है। उसी तरह से काव्य में भी एक बाह्य स्वरूप होता है, और सामान्यतः किसी भी चीज का बाह्य स्वरूप सबसे पहले सामने आता है। और अनेक बार हम ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है। तो अच्छा, पहला प्रभाव जो है वो अच्छा होगा तो उसका प्रभाव अधिक होता है। इसलिए काव्य भी, भले ही काव्य में अंतरात्मा का अधिक महत्व है, भले ही काव्य में आंतरिक स्वरूप को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन जितना आंतरिक स्वरूप अच्छा होगा उतना ही बाह्य स्वरूप भी प्रभावी होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बाह्य स्वरूप जो है वह पहला प्रभाव डालने का काम करता है। जब भी हम कोई किताब खोलते हैं तो सबसे पहले हमें बाह्य स्वरूप आता है। जब हम उस कविता को, उस काव्य को, उस गद्य को, जो भी रचना है पढ़ते जाते हैं, बाद में उसके भाव, विचार या जो भी लेखक या कवि को कहना है वो बाद में समझ में आता है। सबसे पहले हमारे सामने आती भाषा, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं शब्द, और फिर भाव या भाषा या शब्दों को जब हम समझते हैं, जब हम ग्रहण करते हैं, तब जाकर कवि के भाव, कवि के विचार हमारे सामने आते हैं। इसलिए पहला प्रभाव भाषा डालती है। और भाषा हम जानते हैं कि अगर अच्छी हो, प्रभावी हो, आकर्षक हो तो रचना हम पढ़ते चले जाते हैं। भाषा अगर प्रभावी, आकर्षक न हो तो पता ही नहीं चलता कि कब अपने चेहरे पर, कब अपने मुख पर किताब आ जाती है और हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो ये भी है, क्योंकि भाषा सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा अगर प्रभावी होगी, आकर्षक होगी, तो वह कविता भी उतनी ही अधिक प्रभावी, उतनी ही आकर्षक बन जाती है। इसलिए बाह्य स्वरूप में सर्वाधिक महत्व भाषा को दिया जाता है। दूसरा है शब्द। कवि की शब्द योजना जितनी सटीक, जितनी प्रभावी होगी, वह कविता उतनी मार्मिक होगी, क्योंकि शब्दों का अपना महत्व है। शब्द एक प्रकार का शस्त्र होता है, और शब्द जितने आकर्षक, जितने प्रभावी होंगे, कविता उतनी ही प्रभावी हो जाती है। इसलिए बाह्य स्वरूप में शब्दों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। तीसरा है अलंकार। काव्य को सजाने का काम अलंकार करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अलंकार को लेकर विद्वानों में एकमत नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अलंक्रियते नेन इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है या जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है वह अलंकार है। और दूसरा एक मत है कि अलंकरोति इति अलंकारः, मतलब अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है, और अलंक्रियते इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है वह अलंकार है। तो केवल दृष्टि का ये भ्रम है, या दृष्टि का ये केवल अंतर है। एक विद्वानों का मानना है कि अलंकार ही काव्य को सुंदर बनाते हैं, तो दूसरे विद्वानों का मानना है कि नहीं, अलंकार काव्य में सौंदर्य अवश्य लाते हैं, लेकिन वही महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य घटक भी होते हैं। तो केवल यही अंतर है। हाँ, एक बात यहाँ निश्चित है कि अलंकार अगर अच्छी तरह से आते हैं तो कविता निसंदेह प्रभावी, आकर्षक, सुंदर बन जाती है। इसी कारण अलंकार को भी काव्य के बाह्य स्वरूप में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाता है। अगला है छंद। हाँ, एक बात अब अलग है कि आज मुक्त छंद का प्रवर्तन हो चुका है। महाकवि निराला जी ने मुक्त छंद के प्रवर्तन के बाद काव्य की छंदोबद्धता नष्ट हो चुकी है। आज हम किसी भी प्रकार से काव्य लिख सकते हैं, उसमें छंदों के कोई बंधन नहीं होते। लेकिन एक समय था जब छंद को काव्य में अधिक प्रभावी माना जाता
था। और आज भी अगर हम विचार करें तो मुक्त छंद की कविता की अपेक्षा जो छंदबद्ध कविता है वह ज़्यादा प्रभाव करती है, या उससे हम अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए छंदों को शायद बंधन भले ही मान ले, लेकिन छंद काव्य में एक सौंदर्य निर्माण करते हैं, छंद काव्य को प्रभावी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इसी कारण छंद भी बाह्य स्वरूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा लय और तुक ये दो घटक है, क्योंकि काव्य मूलतः काव्य के संदर्भ में विचार करें तो काव्य में लयबद्धता या तुकबंदी को जिसे मराठी में यमक मिलाना कहते हैं, अंतिम काव्य की अंतिम पंक्तियां समान बनाना कहते हैं, जिसे हिंदी में तुक मिलाना या तुकबंदी कहा जाता है। ये तुकबंदी भी कविता को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और दूसरा, कविता में एक आंतरिक लय, संगीत, ताल, सुर, इनका प्रयोग भी काव्य को आकर्षक बना देता है। इसके अलावा भी काव्य में प्रतीक, बिंब, मिथक, फैंटेसी ऐसी जो आधुनिक कल्पनाएं हैं, आधुनिक अनेक प्रयोग हैं, जिनके माध्यम से भी काव्य को प्रभावी बनाया जा सकता है या काव्य को आकर्षक बनाया जा सकता है। तो ये भाषा, शब्द, अलंकार, छंद, लय, तुक या इनके साथ अन्य जो बाह्य संरचना के घटक है या काव्य की बाह्य सजावट करने वाले घटक है, इनको हम काव्य का बाह्य स्वरूप मान सकते हैं। तो इस प्रकार से काव्य का अर्थ और उसका स्वरूप है। धन्यवाद।